बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन इस पाठ में किया है। उन्होंने बताया है कि जो स्वतंत्रता है वो सहज रूप से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसका निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंही का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे कम ही गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तो उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें से कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से ही नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौल दप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हाल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा बेटा लेता। सियों की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से आगता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पग हिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे और जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया।
संध्या में दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्हें अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमियों ने बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हुआ। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसा नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ने किया, भाग खड़े हुई। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो ये क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों का सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यानी कि मोती बैल है वो थोड़ा सा गुस्सेल था और हीरा है वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैला का ऐसा अपमान न हुआ था। जूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता। उसकी कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ने उठाई। गया ने बैलों को हल से जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ने उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे ही जान ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक 2 को गिरा दूंगा।